हाय फ्रेंड्स, मैं सीए मोनू भगत स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस हम वीडियो में देखेंगे जनरल एंट्रीज के बारे में। हम पढ़ेंगे कि जनरल एंट्रीज अकाउंटिंग में क्या होता है, जनरल एंट्रीज का हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं अलोंग विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा, पूरा कॉन्सेप्ट ये जनरल एंट्रीज का आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, सो बढ़ते पहले स्लाइड्स में। मीनिंग ऑफ जर्नल एंट्रीज। मीनिंग मतलब क्या? मीनिंग ऑफ जर्नल एंट्रीज मतलब जर्नल एंट्री एक डॉक्यूमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का। कोई भी ट्रांजैक्शंस होती है एनडीटी में, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, जो पैसे से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस होती है कंपनी में, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं एक एक करके, उसको जर्नल एंट्रीज बोलते हैं। जर्नल एंट्री सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। हम जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती है, हम उसको जर्नल एंट्री के माध्यम से हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। सो करेक्ट डेट करेक्ट होना चाहिए। अमाउंट टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड, अमाउंट जो डेबिट किया है, अमाउंट जो क्रेडिट किया है वो भी करेक्ट होना चाहिए। अलॉन्ग विद द ट्रांजैक्शन डिस्क्रिप्शन में, जैसे गुड्स आपने खरीदा है तो गुड्स परचेज होना चाहिए, गुड्स बेचा आपने तो गुड्स सोल्ड होना चाहिए। तो डिस्क्रिप्शन भी, जिसको नरेशन बोलते हैं, वो भी हम डालते हैं जर्नल में, उसको ट्रांजैक्शन डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। ओके। एंड यूनिक रेफरेंस नंबर, हर एक जर्नल एंट्री का एक यूनिक रेफरेंस नंबर होता है। उस यूनिक रेफरेंस नंबर के माध्यम से जर्नल एंट्री को हम रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो उसी को जर्नल एंट्री बोलते हैं हम। Okay, so why is it necessary to record journal entries in the accounting? Why is it necessary? क्यों necessary है? It is necessary to record journal entries for various reasons. कौन कौन से reasons है? Financial reporting, हम financial reporting करना चाहते हैं, अपने books of accounts का reports बनाना चाहते हैं, तो हम उसको journal entries के माध्यम, journal entries हमारा base है, उसके माध्यम से हम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनता है, बड़ा बड़ा फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। ओके, सो नेक्स्ट है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग क्या होता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स का चेक करना कि कोई फ्रॉड तो नहीं हो रखा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, कोई मिस्टेक्स तो नहीं है, कोई ऑमिशंस तो नहीं है, उसको हम ऑडिटिंग बोलते हैं। ओके। बिजनेस डिसीजंस क्या होता है कि जैसे हम जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, उसके माध्यम से हमें पता चलता है कि हमारा प्रॉफिट कितना है, हमारा सेल्स कितना हो रहा है साल का। तो वो उसके वजह से हम अपना बिजनेस में मेजर डिसीजंस ले सकते हैं कि हमें कितना, क्या क्या इंप्रूवमेंट करना है, क्या क्या हम कौन कौन से एरियाज में हमें एम्प्लॉयज बढ़ाने हैं, या हमें कौन कौन से रॉ मटेरियल्स हमें इंक्रीज करने हैं, कौन कौन से फिक्स्ड एसेट्स हमें बाई करने हैं। तो वो बिजनेस डिसीजंस लेने में मदद करता है ये जर्नल एंट्रीज। ओके। टैक्स फाइलिंग, कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न जाती है कंपनीज की, इंडिविजुअल्स की साल में एक बार, तो उसके टैक्स फाइलिंग में हेल्प करते हैं, क्योंकि जर्नल एंट्रीज के माध्यम से हम उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं कि हाँ इतना टैक्स आपका पे हुआ, इतना टैक्स आपने पेमेंट किया, और उसको हम एक एंट्री करके अपने अकाउंट्स में उसको रिकॉर्ड करते हैं। टैक्स फाइलिंग में हेल्प करता है। ओके। सो एंड कंप्लायंस विद द लॉज एंड रेगुलेशंस, हमारा जो लॉज है वो भी कहता है कि एज पर कंपनीज एक्ट 2013 हम कोई भी जर्नल एंट्री को हम रिकॉर्ड करेंगे जो हमारा लॉ कहता है, जो हमारा लॉ अभी चल रहा है उसके हिसाब से हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल एंट्रीज को, तो वो लॉ के हिसाब से रिकॉर्ड होना चाहिए। ये कहता है कॉम्प्लाइज विथ लॉज एंड रेगुलेशंस। ओके। सो हमारा नेक्स्ट है, इसमें यहाँ पर हम देखेंगे रूल्स ऑफ रिकॉर्डिंग जर्नल एंट्री। रूल्स क्या क्या है, उसके वजह से हम जर्नल एंट्री को और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर पाते हैं। रूल्स कौन कौन सा है? देयर आर सम सेट ऑफ रूल्स व्हिच मस्ट बी एडेड, मतलब उसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर हम किसी भी जर्नल एंट्री को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जर्नल एंट्री को हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो उसको हम रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। तो सम ऑफ देम इज लिस्टेड बिलो। कौन सम ऑफ देम कौन कौन से वो पढ़ते हैं। एवरी जर्नल एंट्री मस्ट बी रिकॉर्डेड इन अ क्रोनोलॉजिकल मैनर, मतलब उसको क्रोनोलॉजिकल मैनर में रिकॉर्ड करना है, जैसे डेट वाइज, जैसे 1 तारीख हो गया, फिर 2 तारीख हो गया, फिर 3 तारीख हो गया, उसको डेट वाइज हमें रिकॉर्ड करना है, क्रोनोलॉजिकल मैनर का मतलब। ठीक है। डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट मस्ट बी इक्वल टू इंश्योर अकाउंटिंग इक्वेशन रिमेन्स इन बैलेंस, मतलब जैसे डेबिट में हमने 10,000 डाला, तो क्रेडिट में भी हम 10,000 ही डालेंगे, तो वो दोनों डेबिट और क्रेडिट अमाउंट इक्वल होना चाहिए, नहीं तो वो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मिसमैच हो जाएगा। वो अकाउंटिंग इक्वेशन जो होता है, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटी, इसका ये वायलेशन हो जाएगा, इसलिए हम अकाउंटिंग इक्वेशन को इंश्योर करेंगे हर एक जर्नल एंट्री ट्रांजेक्शन में। ओके। सो keep in view concept of personal real and nominal account for recording journal entries। हमें ध्यान में रखना है कि हम पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट का जो रूल्स हमने आगे वाले वीडियो में, पीछे वाले वीडियो में पढ़ा था, उस रूल्स का वायलेशन ना हो रहा हो, उस रूल्स को कंप्लायंस में करते हुए हम उसको रिकॉर्ड करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, इस तरह से। ओके। सो नेक्स्ट हमारा है डेबिट द ट्रांजेक्शन फॉर एवरी इंक्रीज इन एसेट और एक्सपेंस अकाउंट। कोई भी एसेट और एक्सपेंस हमारा बढ़ा, जैसे एसेट जैसे फर्नीचर है हमारे बिजनेस में, एक्सपेंस जैसे हमारा हमने अपने स्टाफ को सैलरी दिया तो हमारा वो एक्सपेंस हो गया। तो एसेट या एक्सपेंस जब बढ़ता है, जब इंक्रीज होता है, हम उसको डेबिट करेंगे। क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और लाइबिलिटीज मतलब जो लोन हो गया, इक्विटी जो कैपिटल हो गया, रेवेन्यू जो कंपनी का सेल्स हो गया, या फिर इंटरेस्ट कंपनी का सेल्स करके जो पैसा आता है उसको रेवेन्यू बोलते हैं, अगर वो घट रहा होगा तो हम उसको डेबिट करेंगे। कौन कौन सा? एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे, लायबिलिटी, इक्विटी और रेवेन्यू घटेगा तो
डेबिट करेंगे इस तरह से। और क्रेडिट किसको करेंगे, जस्ट ऊपर वाले का उल्टा है। अगर एसेट और एक्सपेंसेस घटेगा तो क्रेडिट करेंगे। ऊपर क्या था, जब एसेट और एक्सपेंस बढ़ रहा था तो हम डेबिट किया था, अब नीचे क्या है, एसेट एक्सपेंस घट रहा है तो हम क्रेडिट करेंगे। और लायबिलिटी इक्विटी और रेवेन्यू जब बढ़ रहा होगा तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। ऊपर क्या था, लायबिलिटी इक्विटी और रेवेन्यू जब घट रहा था तो हम डेबिट किया था, इसमें नीचे में लायबिलिटी इक्विटी और रेवेन्यू जब बढ़ रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा, तो हम उसको क्रेडिट करेंगे इस तरह से। ये रूल्स है जर्नल एंट्री का। ओके, सो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री कितने प्रकार के होते हैं, देयर आर बेसिकली 6 जर्नल एंट्री टाइप्स दैट हैव स्पेसिफिक फंक्शन इन अकाउंटिंग। 6 जर्नल एंट्री टाइप्स होता है जिसका स्पेसिफिक फंक्शन होता है, ठीक है। तो सम ऑफ देम इज लिस्टेड बिलो। तो कौन कौन से फंक्शंस हैं हम उसको पढ़ते हैं, कौन कौन से जर्नल टाइप्स एंट्री टाइप्स होते हैं हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, हम उसको डिटेल में इसमें देखेंगे। सो बेसिकली अब हम देखते हैं इसमें 6 टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्री टाइप्स होता है। एक होता है ओपनिंग एंट्रीज। ओपनिंग एंट्री मतलब क्या होता है, जो बिगनिंग बैलेंस जो होता है लास्ट पीरियड का, हम उसको ओपनिंग करके लेके आए, उसको ओपनिंग एंट्रीज बोलते हैं। मतलब नाम से पता चलता है उसको ओपनिंग एंट्रीज बोलते हैं। ट्रांसफर एंट्रीज क्या बोलता है, मतलब एक अकाउंट से हमने दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर किया। जैसे रेवेन्यू और एक्सपेंस का हम कई बार ट्रांसफर करते हैं, इंटर ट्रांसफर करते हैं। वो जब हम प्रैक्टिकली जर्नल एंट्री करेंगे ना, जैसे क्या होता है कि जब साल ईयर एंड हो रहा होता है तो हम कुछ जो प्रॉफिट का बैलेंस जो होता है हम उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसको ट्रांसफर एंट्रीज बोलते हैं। एक एंट्री को हम दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करें, उसको ट्रांसफर एंट्रीज बोलते हैं इस तरह से। क्लोजिंग एंट्रीज मतलब क्या होता है, दिस एंट्रीज इंडिकेट द क्लोजिंग ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड। जो अकाउंटिंग पीरियड बंद होने वाला है, अकाउंटिंग पीरियड खत्म हो गया, हम उसको क्लोजिंग एंट्रीज बोलते हैं। जैसे डेप्रिसिएशन होता है, डेप्रिसिएशन मतलब एसेट्स का वैल्यू घटना। तो एसेट्स का वैल्यू हमेशा थोड़ी घटता है, साल का अंत में हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, उसको क्लोजिंग एंट्रीज बोलते हैं, ठीक है, इस तरह से। और नेक्स्ट क्या है हमारा, एडजस्टिंग एंट्रीज। एडजस्टिंग एंट्रीज मतलब क्या होता है कि ऐसा एंट्रीज जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एडजस्ट नहीं हो रहा हुआ है, बट वो एक्चुअली होना चाहिए। जैसे मान लो कि हमारा जैसे कोई एक्सपेंस छूट गया रिकॉर्ड करना, हम उसको अब रिकॉर्ड करना चाहते हैं ईयर के एंड में, उसको एडजस्टिंग एंट्री बोलते हैं इस तरह से। जो पहले रिकॉर्ड नहीं हुआ हो और हम उसको अब रिकॉर्ड करना चाहते हैं, उसको एडजस्टिंग एंट्रीज बोलते हैं, ठीक है। कंपाउंड एंट्रीज मतलब क्या होता है कि मल्टीपल अकाउंट्स को डेबिट या क्रेडिट किया जाता है। मतलब एक से ज्यादा अकाउंट को डेबिट करना या एक से ज्यादा अकाउंट को क्रेडिट करना। जैसे हमने अपने बिजनेस में मशीनरी भी लेके आए, कार भी लेके आए एज अ फिक्स्ड एसेट्स, तो हम क्या डालेंगे एंट्री, जर्नल एंट्री, मशीनरी अकाउंट डेबिट, कार अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। देखो मशीनरी अकाउंट भी डेबिट हुआ, कार अकाउंट भी डेबिट हुआ, दो डेबिट हुए, इसीलिए ये कंपाउंड एंट्री हो गया इस तरह से। ओके, रिवर्सिंग एंट्री मतलब क्या होता है कि एक प्रकार का एडजस्टिंग एंट्री है जो हम ज्यादातर की साल का अंत में ही बनाते हैं, ठीक है। कोई भी एंट्री गलत हुआ होगा उसको रिवर्स करना, उसको सही करने के लिए हम उसको अकाउंट एंट्री को रिवर्स करते हैं, मतलब उसको सुधारते हैं गलत एंट्री को, उसी को रिवर्सिंग एंट्रीज बोलते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो हमारे जर्नल एंट्रीज का टाइप्स था। तो हम प्रैक्टिकली समझेंगे कि जर्नल एंट्री कैसे रिकॉर्ड्स होता है रियल अकाउंट रूल्स के तहत। सो रियल अकाउंट रूल के तहत नीचे हम देखेंगे, मशीनरी परचेज बाय एन एंटिटी इन कैश फॉर 1 लाख। 1 लाख का मशीनरी हमने परचेज किया, ठीक है। तो क्या हुआ, डेबिट मशीनरी अकाउंट एंड क्रेडिट कैश अकाउंट। मशीनरी को डेबिट किया एंड कैश को क्रेडिट किया इस तरह से, ठीक है। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट किया क्योंकि मशीनरी बिजनेस में आ रहा है 1 लाख का, कैश को क्रेडिट किया क्योंकि कैश बिजनेस से जा रहा है 1 लाख का। बिग मशीनरी परचेज्ड बाय एन एंटिटी इन कैश, ये नरेशन होता है जर्नल एंट्री का। हम जब जर्नल एंट्री डालेंगे तो उसका नरेशन देते हैं उसके नीचे, उसको नरेशन बोलते हैं, ठीक है। हियर मशीनरी इज डेबिटेड बिकॉज इट केम इनटू द बिजनेस, बिजनेस में आया है इसलिए हमने इसको डेबिट किया है। और कैश क्रेडिट किस लिए हुआ, क्योंकि बिजनेस से जा रहा है। कैश बिजनेस जा रहा है क्योंकि मशीनरी आया है, कैश हमने थर्ड पार्टी को दिया है तो इसलिए कैश जा रहा है, इसलिए कैश क्रेडिट हुआ है इस तरह से। ये रियल अकाउंट रूल के तहत होता है रिकॉर्ड, ओके। इसी तरह से हमारे पास है पर्सनल अकाउंट रूल के तहत हम कैसे जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड्स करेंगे। तो पर्सनल अकाउंट रूल क्या बोलता है कि हम जैसे इसमें एग्जांपल देखते हैं, गुड्स परचेज फ्रॉम शीतल फॉर ₹60,000। 60,000 का गुड्स हमने शीतल से परचेज किया, ठीक है। इस केस में क्या होगा कि हम डेबिट परचेज अकाउंट किया, हमने क्या किया, परचेज अकाउंट को हमने डेबिट किया परचेज अकाउंट को, और क्रेडिट किसको किया, शीतल अकाउंट को, ठीक है। पर्सनल अकाउंट क्या होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, करेक्ट। सो शीतल अकाउंट को क्रेडिट किस लिए किया, क्योंकि शीतल गिवर है, ठीक है, गिवर है मतलब वो गुड्स दे रही है, इसलिए हमने उसको अकाउंट को क्रेडिट किया इस तरह से, ओके। सो परचेज अकाउंट डेबिट कितना, 60,000 का अमाउंट था, 60,000 डाल दिया। टू शीतल से गुड्स परचेज किया, कितना अमाउंट, 60,000, हमने 60,000 डाल दिया। बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम शीतल, इस तरह से ये नरेशन एंट्री डालना पड़ता है जर्नल एंट्रीज का एंड में इस तरह से। सो हमारे पास लास्ट है जर्नल एंट्री थ्रू नॉमिनल अकाउंट रूल्स।
नॉमिनल अकाउंट रूल्स क्या बोलता है कि एक्सपेंसेस और लॉसेस को हम डेबिट करते हैं, इनकम एंड गेन्स को हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो पेड वेजेस ₹10,000 इन कैश, हमने अपने मजदूर को जो हमारे फैक्ट्री में काम करते हैं उसको हमने ₹10,000 वेजेस दिए, मतलब मजदूरी दी, कैश में दिया पेमेंट, ठीक है। तो कैश में दिया पेमेंट, तो डेबिट क्या होगा, वेज एक्सपेंस अकाउंट, डेबिट ये खर्चा है इसलिए डेबिट हुआ। क्रेडिट क्या हुआ, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि कैश हमारे बिजनेस से जा रहा है, हमारा बिजनेस जा रहा है इसलिए कैश क्रेडिट हुआ। तो वेज एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट क्रेडिट 10,000। बिंग वेजेस पेड इन कैश, ये नरेशन डालना पड़ता है किसी भी जर्नल एंट्री का एंड में, हमें वो नरेशन डालना पड़ता है कि वो जर्नल एंट्री की रिलेवेंस क्या है, नरेशन रूल होता है जर्नल एंट्री का, ओके। तो बिंग वेजेस पेड इन कैश। इसी तरह से हेयर इन द अबव एग्जांपल वेजेस एक्सपेंस अकाउंट व्हिच इज डेबिटेड, ये एक प्रकार का एक्सपेंस अकाउंट है, ठीक है, वो नॉमिनल अकाउंट कैटेगरी में फॉलो होता है, इसीलिए हमने वेजेस एक्सपेंस को डेबिट किया इस तरह से। तो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब नाउ फॉर मोर सच अकाउंट्स एंड फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस। एंड इस डॉक्यूमेंट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख भी सकते हैं इस डॉक्यूमेंट को। और भगवान आप सभी को लंबी जवानी एंड हसीन बुढ़ापा दे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स।